चलिए, हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आपके सोशल साइंस का टीचर आरडी सर आप सभी सम्मानित विद्यार्थियों को आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे हृदय रूपी गुफाओं से नमस्कार और प्रणाम करता हूं। स्वागत करता हूं साथियों आज के इस नए सेशन में। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में जितने भी हमारे प्यारे साथी शामिल होने वाले हैं सबके लिए मैं महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आ रहा हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग 10 इतिहास, पहला चैप्टर है सर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कौन सा है बाबू? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज 6वां लेक्चर है। कौन लेक्चर है बाबू? 6वां लेक्चर है। ये कल गलती से मैं बोल दिया था कि चौथा लेक्चर है। 6वां लेक्चर है बाबू। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण। क्या पढ़ेंगे बाबू? जर्मनी का एकीकरण। शायद ये लास्ट ही हम प्रयास करेंगे कि लास्ट ही एपिसोड हो। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बाबू? जर्मनी का एकीकरण। क्या पढ़ेंगे बाबू? जर्मनी का एकीकरण। आइए देखते हैं जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ। जर्मनी का एकीकरण कहने का मतलब, एकीकरण मतलब होता है एकत्रित करना। क्या करना बाबू? एक मिनट, चलिए। एकीकरण का मतलब होता है एकत्रित करना या इकट्ठा करना। क्या करना बाबू? इकट्ठा करना। यानी कि जो चीजें पहले से बिखरी हो सर, विभाजित हो, उनको क्या करना बाबू? इकट्ठा करना, संगठित करना, एकत्रित करना होता है। तो देखिए, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। जर्मनी जो था बाबू वो लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था? विभक्त था, यानी कि विभाजित था। जर्मनी जो था भाई वो 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था? विभाजित था, जिनमें प्रासा सबसे शक्तिशाली राज्य था। अब जर्मनी 300 राज्यों में क्या था बाबू? विभक्त था। लेकिन बंटवारा तो 300 में छोटे बड़े राज्यों में था, लेकिन सबसे जो शक्तिशाली था बाबू वो प्रासा था। कौन था? सबसे शक्तिशाली जो था बाबू प्रासा राज्य था। आगे कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। जर्मनी का बाबू अगर एकीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो जर्मनी को सर्वप्रथम एकीकरण करने का श्रेय जो जाता है बाबू वो नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। किसको जाता है बाबू? नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। उसने 1806 ईस्वी में, कब? उसने 1806 ईस्वी में जर्मन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। जर्मन जो होता है बाबू, नेपोलियन बोनापार्ट जो होता है वो 1806 ईस्वी में जर्मनी के जो क्षेत्र होते हैं बाबू, बहुत से क्षेत्रों को क्या करता है? जीतता है, विजय प्राप्त करता है। और विजय प्राप्त कर जब कर लेता है तो क्या करता है? राइन राज्य संघ, क्या बाबू? एगो राइन राज्य संघ का क्या करता है बाबू? निर्माण करता है। और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना की धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब नेपोलियन बोनापार्ट 1806 ईस्वी में क्या करता है? जर्मनी के अन्य क्षेत्रों को जीतता है और जीत करके जर्मन राइन राज्य का निर्माण करता है। तो उसके बाद से जो होता है बाबू, यहीं से धीरे धीरे जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे क्या होती है बाबू? बढ़ने लगती है। किसकी भावना बढ़ने लगती है? राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आगे आइए, आगे कह रहा है कि इस अवधि के दौरान जर्मनी में हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, आई जैकब ग्रिम आदि बुद्धिजीवी क्या करते हैं? बुद्धिजीवियों क्या करते हैं? अपना बाबू विचार प्रकट करते हैं। देखिए, इसी दौरान होता है, यानी कि इसी समय काल में जो होता है बाबू, जर्मनी के जो बाबू महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे खासे होते हैं, लेखक होते हैं, विचारक होते हैं, समाचार पत्र छापने वाले लोग होते हैं, जैसे कि हीगल होते हैं, कांट होते हैं, हम्बोल्ट होते हैं, आई होते हैं, जैकब ग्रिम होते हैं, आदि बुद्धिजीवी क्या करते हैं? जर्मनी में राष्ट्रवाद को फैलाने में क्या करते हैं? अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और कह रहा है कि किसानों और कलाकारों ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। यानी कि जो किसान थे बाबू जर्मनी के और वहां के जो कलाकार थे, स्थानीय जो कलाकार थे जर्मनी के, उस सभी लोगों ने जर्मन राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया? जागृत किया। जिस प्रकार हमारे देश में फिलहाल ही में धुरंधर
वन, धुरंधर 2 जिस प्रकार बाबू फिल्में आई है, जैसे बाबू पता चला है कि हमारे देश में जो बाबू आई और रो के जो बाबू एजेंट होते हैं वो किस प्रकार विदेशी मुल्क में जाकर के भारत के लिए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और कितना कष्टों को क्या करते हैं बाबू झेलते हैं। तो इस सारी बातों को फैलाने के लिए हमारे देश के जो कलाकार हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं ना बाबू देशों को, देश के लोगों को। तो उसी प्रकार किसानों और कलाकारों ने क्या किया, जर्मन राष्ट्रवाद को और ज्यादा बढ़ावा दिया। आगे देखिए बाबू, आगे कह रहा है कि शिक्षकों और छात्रों ने भी मिलकर जर्मनी के एकीकरण के लिए बुसेनसेफ्ट नामक सभा का गठन किया। यानी कि देखिए जर्मनी के जो शिक्षक थे और छात्र थे, टीचर और स्टूडेंट जो थे बाबू, इस सभी लोग मिलकर के जर्मनी में ब्रूसेनसेफ्ट नामक क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं, एक सभा का आयोजन करता है। और इस सभा के तहत बाबू पूरी जर्मनी में जगह जगह जाकर के क्या करते हैं, राष्ट्रवाद को फैलाते हैं। क्या करते हैं बाबू, राष्ट्रवाद को फैलाते हैं। आगे देखिए, वाइमर राज्य में स्थित, यानी कि जर्मनी का जो एक वाइमर राज्य था, वाइमर राज्य में स्थित येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र था। यानी कि जर्मनी तो 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था और सबसे बड़ा शक्तिशाली जो राज्य था बाबू प्रसा था। और उसी प्रकार जब राष्ट्रवाद बाबू ये जर्मनी में जमने लगा तो जो लोग छात्र और शिक्षक मिलकर के जर्मनी के एकीकरण करने के लिए मिलकर के क्या बनाए थे, ब्रूसेनसेफ्ट नामक जो संगठन बनाए थे और वो आंदोलन करते थे। तो आंदोलन करने के लिए जगह निश्चित होना चाहिए भाई, होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मेरे लाल, बिल्कुल क्या होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। तो जो वहां का जो वाइमर राज्य था, क्या था, वाइमर राज्य था, उसी वाइमर राज्य में स्थित था वेना विश्वविद्यालय। कहा था बाबू, वेना विश्वविद्यालय में लोग क्या करते थे, आंदोलन करते थे। क्या करते थे बाबू, आंदोलन करते थे। किस विद्यालय में, वेना विश्वविद्यालय में। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि येना विश्वविद्यालय निम्न से किस देश में स्थित है बाबू, लगाइएगा जर्मनी। कौन बाबू, जर्मनी। आगे देखिए, आगे कह रहा है भाई, आगे कह रहा है कि 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापार समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रासा के नेतृत्व में एक संगठन बनाया जिसे कहा जाता है जालवेरिन की क्या की बाबू, स्थापना की। 1834 में जो जर्मनी के जो व्यापारी थे बाबू, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और समानता सभी के अधिकारों को देने, अधिकार मिलने के लिए प्रासा जो एक शक्तिशाली राज्य था जर्मनी का, प्रासा के नेतृत्व में एक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम था जालवेरिन। क्या नाम था बाबू, जालवेरिन। क्वेश्चन सर पूछता है बिहार बोर्ड में कि जालवेरिन संस्था किसकी थी, जालवेरिन संस्था किसकी थी, तो वो थी बाबू व्यापारियों की। किसकी बाबू, व्यापारियों की। किसकी, कब बाबू हुआ था, जालवेरिन नामक संस्था की स्थापना कब हुआ था बाबू, 1834 में। कब हुआ था मेरे शेर, 1834 में। मुन्ना कब हुआ था वो, 1834 में हुआ था। अब है बाबू बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क। वो गाना याद आ रहा है कि तनी सुनिएगा कि तुम तो ठहर परदेसी, अरे तुम तो ठहर परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से अरे घर को लौट जाओगे, तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। अरे भाई बिस्मार्क गजब, बड़ा बढ़िया फोटो आइल बा इनकर। भैया वन बिस्मार्क भाई हो, देखो यही कौन है, यही है बिस्मार्क चाचा, ये बड़ा हो जो जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। ये हवन बाबू बिस्मार्क चाचा, का नाम है इनकर, बिस्मार्क चाचा हुआ नहीं। आगे देखिए बिस्मार्क चाचा क्या करता रहे, तो प्रासा के शासक विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। प्रासा जो एक जर्मनी का बहुत बड़ा क्या था, राज्य था, और वहां का जो बाबू कौन था, शासक था विलियम प्रथम। और विलियम प्रथम क्या करता है कि जर्मनी के एकीकरण करने के उद्देश्य से एगो महान कूटनीतिज्ञ
कूटनीतिज्ञ उसे व्यक्ति को कहा जाता है जो राजनीति करके बाबू, यानी कि सपो मरी आ लठियो बची वाला, क्या करे वाला, हाल करे वाला व्यक्ति के कूटनीतिज्ञ कहा जाता। तो एक महान कूटनीतिज्ञ जिसका नाम होता है बाबू बिस्मार्क, बिस्मार्क को क्या करता है, अपना चांसलर नियुक्त करता है। क्या करता है दोस्त, अपना चांसलर नियुक्त करता है। आगे ये बिस्मार्क चाचा हो, ए बिस्मार्क चाचा तार योगदान बहुत बड़का बमार दो, अकेले अपना दम पर पूरा जर्मनी का एकीकरण कर दिया था बंदा। कीमत देखिए, बड़ा बड़ा मोछो वाला यार। आइए आगे है कि बिस्मार्क का पूरा नाम ओटो वान बिस्मार्क था। बिस्मार्क का पूरा नाम क्या था बाबू, ओटो वान बिस्मार्क था। क्वेश्चन पूछ देता है कि बिहार बोर्ड में बिस्मार्क का पूरा नाम क्या था, तो बिस्मार्क का पूरा नाम वोटो वान बिस्मार्क था। क्या बाबू, वोटो वान बिस्मार्क था। आगे देखिए, वे जर्मन संसद में प्रासा के प्रतिनिधि थे, यानी कि जर्मनी में जो संसद था बाबू, उसमें किसका ने प्रतिनिधि कर रहा था, तो ये प्रासा का प्रतिनिधि कर रहा था। किसका प्रतिनिधि कर रहा था बाबू, प्रासा का। प्रासा प्रतिनिधि को मतलब होता है बाबू नेतृत्व। क्या होता है चला, नेतृत्व होता है। प्रतिनिधि मतलब क्या होता है दोस्त, नेतृत्व होता है। आगे कह रहा है कि और निरंकुश राजतंत्र के समर्थक था। ये जो था ना बाबू बिस्मार्कवा, जो एकदम निरंकुश जो राजतंत्र चलाता था, एकदम बिना किसी अंशु के, एकदम धनाधन दोगलई करके जो राजतंत्र चलाता था ना, ये एक चचवा जो था, ई का था समर्थन देता था। क्या करता था, समर्थन देता था। आगे कह रहा है कि बिस्मार्क सैन्य शक्ति के महत्व को समझते हुए उसने रॉक और लो नीति का अपनाई। बिस्मार्क जो था बाबू, उस सैन्य शक्ति को समझते हुए सेना के नीति जो था बाबू, ये तो कूटनीति के पहले से था ही, एकदम नीति प्लान योजना बनाना इसका एकदम रग रग खूनों में बहुत था। तो ये क्या किया बाबू, सैन्य शक्ति के महत्व को समझते हुए बिस्मार्क क्या करता है कि रक्त और लौह नीति, कौन नीति बाबू, रक्त और लौह नीति का क्या करता है, अवलंबन करता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था ओटो वान बिस्मार्क के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था भाई, ओटो वान बिस्मार्क के द्वारा। किस नीति का अवलंबन किया गया था, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसके द्वारा बाबू, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था बिस्मार्क के द्वारा। आगे कह रहा है कि सेल्सविक और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे पर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, यानी कि सेल्सविक और होल्स्टीन जो दो राज्य थे बाबू जर्मनी के, इसके मुद्दे पर बिस्मार्क क्या करता है, ऑस्ट्रिया के साथ मिल जाता है। और 1864 में, कब बाबू, 1864 ईस्वी में डेनमार्क पर आक्रमण कर उसे पराजित कर देता है। डेनमार्क पर आक्रमण करके क्या कर देता है बाबू, पराजित कर देता है। कब, 1864 ईस्वी में। कब हो, 1864 ईस्वी में। आगे देखिए, पराजित कर सकता है। सेडेवा के युद्ध के बाद, नहीं, इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद बाबू 1866 में, कब बाबू, 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच सेडेवा का युद्ध हुआ। 1866 ईस्वी में क्या हुआ बाबू, ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच क्या हुआ बाबू, फिर युद्ध करता है। और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की क्या हो जाती है चला, हार हो जाती है। 1866 में किसके बीच युद्ध होता है, तो सेडेवा का युद्ध होता है। 1866 में कौन सा युद्ध होता है बाबू, तो 1866 में सेडेवा का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, 1866 में सेडेवा का क्या होता है बाबू, युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो था बाबू 1866 ईस्वी में क्या होता है, ऑस्ट्रिया, 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच सेडेवा का युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो बाबू ऑस्ट्रिया की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। क्या हो जाती है बाबू, ऑस्ट्रिया की हार हो जाती है। 1866 में सेडेवा का युद्ध कब हुआ था बाबू, तो सेडेवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच। किसके किसके बीच, प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच। कौन सा युद्ध हुआ था, सेडेवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1866 में। आगे आइए बाबू, आगे कह रहा है कि 19 जून 1870 ईस्वी को, 19 जून 1870 ईस्वी को फ्रांसीसी शासक नेपोलियन तृतीय, कौन बाबू, नेपोलियन तृतीय ने प्रासा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 19 जून 1870 ईस्वी जो बाबू फ्रांसीसी का तत्कालीन जो शासक होता है नेपोलियन तृतीय, ये क्या करता है, प्रासा के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। और प्रासा का
प्रासाक में कौन होता है बाबू, वहां पे होता है बिस्मार्क के रहला, बिस्मार्क होता है। कौन होता है बाबू, बिस्मार्क होता है। कौन होता है, प्रासा का नेतृत्व कौन करता है बाबू, बिस्मार्क करता है। और 19 जून 1870 को फ्रांसीसी का जो शासक होता है नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क के खिलाफ क्या कर देता है, युद्ध की घोषणा कर देता है। लो और होता है सेडन का युद्ध। कौन युद्ध, और सेडन की युद्ध, और सेडन की लड़ाई में, कब, सेडन की लड़ाई में फ्रांस को भारी हार का सामना करना पड़ा। सेडन के युद्ध में फ्रांस को भारी लड़ाई का सामना करना पड़ा। और सेडन की लड़ाई में कौन बाबू, कहा, सेडन के लड़ाई में फ्रांस को भारी हार का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ा। और 10 मई, कब बाबू, 10 मई 1871 को, कब, 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच शांति स्थापित होता है। क्या होता है, शांति स्थापित होता है। अंततः 1871 ईस्वी तक जर्मनी एक महाशक्ति के रूप में क्या होता है बाबू, उभरता है। कब बाबू, 1871 ईस्वी में जर्मनी क्या करता है, एगो महाशक्ति के रूप में उभरता है। इंपोर्टेंट है बाबू कि सेडन का युद्ध, कब बाबू, सेडन का युद्ध, सेडन का युद्ध बाबू कब होता है, ई होता है बाबू, ई होता है 19 जून, कब बाबू, 19 जून 1870 को। कब होता है, 1870 को होता है, 19 जून 1870 को होता है बाबू सेडन का युद्ध। इस युद्ध में बाबू ऑस्ट्रिया और प्रासा देश भाग लेते हैं। और इस युद्ध में बाबू, सेडन के युद्ध में प्रासा जो था पूर्ण रूप से विजयी होता है और ऑस्ट्रिया क्या हो जाता है, हार जाता है। जब ऑस्ट्रिया हार जाता है बाबू, तब जाकर के 10 मई 1871, कब, 10 मई 1871 ईस्वी को एगो संधि होता है जिसका नाम होता है फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच क्या होता है, शांति समझौता होता है, शांति समझौता स्थापित होता है। अंततः 1971 तक जर्मनी एक महाशक्ति के रूप में क्या करता है, पूरे यूरोप भर में उभरता है। क्या करता है, पूरे यूरोप भर में एक महाशक्ति के रूप में क्या करता है बाबू, उभरता है। आगे आइए, आगे कह रहा है कि यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। क्या बाबू, यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। यूनान एक देश है बाबू, देखिए यूनान एक यूरोपीय देश है। यूनान यूरोप का क्या है, एक देश है जिसे आज हम एथेंस, क्या बाबू, एथेंस के नाम से जानते हैं। क्या बाबू, एथेंस के नाम से जानते हैं। और इसकी राजधानी ग्रीस है। क्या बाबू, इसकी राजधानी क्या है, ग्रीस है। यूनान एगो क्या है बाबू, यूरोप का एगो महत्वपूर्ण देश है जिसे आज के नाम में हम एथेंस के नाम से जानते हैं। और इसकी राजधानी क्या है बाबू, ग्रीस है। क्या है बाबू, ग्रीस है। यूनान जो था बाबू, यूनान जो था उस समय तुर्की साम्राज्य के अधीन था। किसके अधीन था बाबू, यूनान जो था बाबू उस समय तुर्की साम्राज्य के अधीन था। और ओडेसा नामक स्थान हितेरिया फिलायक नामक संगठन की स्थापना की गई थी। देखिए बाबू, यूनान को आजाद कराने के लिए ओडेसा नामक स्थान, यूनान में एगो स्थान है जिसका नाम है ओडेसा नामक स्थान। और इस स्थान पे बाबू हितेरिया फिलायक, क्या बाबू, हितेरिया फिलायक जो एक क्या है बाबू, संगठन है। क्या है बाबू, संगठन है। इसकी क्या की जाती है बाबू, स्थापना की जाती है। और इसका उद्देश्य था बाबू, इसका उद्देश्य यूनान से तुर्की शासन को निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। क्या कर रहा था बाबू, उसे स्वतंत्र बनाना था। जो हितेरिया फिलायक नामक जो संगठन था बाबू, उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य यह था कि यूनान से तुर्की शासन को हटा करके यूनान को क्या कराना बाबू, स्वतंत्र कराना था। क्या कराना था, स्वतंत्र कराना था। अब देखिए एगो पॉइंट है कि यूनान को यूरोप का पालना कहा जाता है। क्या कहा था बाबू, पालना कहा जाता है, पालना कहा जाता है, कहा जाता है। अब वही तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्या कहता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। किताब में आपका नहीं दिया है बाबू, फिर भी हम आपको इंपोर्टेंट नोट बता दे रहे हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड में कोई पूछ देता है कि यूरोप का
सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यूरोप का पालना किसे कहा जाता है, तो बाबू यूनान को कहा जाता है। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है सर, तो उसे तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। आगे आइए, आगे कह रहा है कि इंग्लैंड के महान कवि, इंग्लैंड के जो महान कवि थे लॉर्ड बायरन, क्या नाम था बाबू, इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए थे। यानी कि इंग्लैंड के जो महान कवि थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, यूनान में जब स्वतंत्र लड़ी जा रही थी, स्वतंत्रता आजादी के लिए यूनान जब लड़ाई लड़ रहा था, तो उस समय क्या हो गए, यूनान को आजाद कराने के लिए क्या हो गए बाबू, शहीद हो गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। आगे आइए, आगे कह रहा है कि 1821 में यूनान में अलेक्जेंडर चिम्पसिलांटी के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ था और हितेरिया फिलायक नामक संगठन बनाया गया। देखिए 1821 में, कब बाबू, 1821 में यूनान में अलेक्जेंडर चिम्पसिलांटी व्यक्ति एगो नाम अलेक्जेंडर चिम्पसिलांटी नामक एक व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में विद्रोह क्या किया गया भाई, यूनान में शुरू किया गया और हितेरिया फिलायक नाम का क्या किया गया, एगो संगठन बनाया गया। जिस प्रकार भारत में स्वतंत्र आजादी आंदोलन करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक उसी प्रकार बाबू 1821 में अलेक्जेंडर चिम्पसिलांटी के नेतृत्व में विद्रोह शुरू होता है और हितेरिया फिलायक नामक संगठन बनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य था कि यूनान को आजाद कराना था। क्या था वो, यूनान को आजाद कराना था। और जब 1824 में इंग्लैंड के कवि लॉर्ड बायरन की हत्या के बाद क्रांति और तेज हो गई थी। जब 1824 में इंग्लैंड के जो महान कवि थे लॉर्ड बायरन, उनकी जब हत्या हो गई तो यूनान में बहुत ज्यादा क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्रांति और शुरू हो गया। क्या हो गया, बहुत ज्यादा और क्रांति शुरू हो गया। जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के समर्थन से, यूनानियों ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध लड़ा, जिसमें तुर्की सेना बुरी तरह से क्या हो गई, पराजित हो गई। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये तीन देश थे बाबू, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, तीनों देशों ने क्या किया, यूनान को अपना समर्थन दिया और समर्थन से जब यूनान ने तुर्कों के विरुद्ध क्या किया, युद्ध लड़ा, तो इस युद्ध में तुर्की सेना पूरी तरह से पराजित हो गई। तुर्की सेना क्या हो गई, पूरी तरह से पराजित हो गई। और 1829 में, कब, 1829 में एड्रियानोपल की संधि, एड्रियानोपल की संधि, कौन बाबू, एड्रियानोपल की संधि पर हस्ताक्षर हुए। 1829 में एड्रियानोपल की संधि पर क्या हुए, हस्ताक्षर हुए और कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान की स्थापना हुई। 1829 में एड्रियानोपल की संधि होती है और इस संधि के पश्चात फिर होता है, शांति स्थापित किया जाता है यूनान और तुर्की के बीच। और फिर कुस्तुनतुनिया की संधि, तुर्की में जो जगह स्थित है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया में संधि की जाती है और इस संधि के तहत यूनान को बाबू क्या कर देता है, पूर्ण रूप से आजाद कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, पूर्ण रूप से आजाद कर दिया जाता है। तो ये था बाबू यूनान में राष्ट्रवाद। और छोटा छोटा 2-4 गो देश है, आइए देख लेते हैं। अतः 1832 में, कब बाबू, 1829 में एड्रियानोपल की संधि होती है और 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया तथा बवेरिया के शासक जो था ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया था। 1832 में यूनान क्या होता है, स्वतंत्र आजाद देश हो जाता है और यूनान का ही एगो राज्य था, शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था बवेरिया। और बवेरिया का जो शासक था जिसका नाम था ओटो, उसी ओटो को बाबू स्वतंत्र यूनान का क्या किया जाता है, राजा घोषित किया जाता है। आगे आइए, आगे कह रहा है हंगरी। क्या कह रहा है बाबू, हंगरी। चलिए, ज्यादा नहीं है, चलिए 10 मिनट का और है। कह रहा है हंगरी 1848 में, कब बाबू, 1848 की क्रांति के प्रभाव से हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। यानी कि 1848 की क्रांति जब हुई थी बाबू, इस क्रांति के प्रभाव से हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जहां इस आंदोलन का नेतृत्व कोसुत और फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारियों द्वारा किया जा रहा था। जब हंगरी में आंदोलन हो रहा था तो 2 व्यक्ति जो था कोसुत और फ्रांसिस डिक, ये दोनों व्यक्ति ने क्या कर रहा था बाबू, क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। और देखिए, कोसुत लोकतांत्रिक विचारों के समर्थक में थे।
कोसुत जो थे बाबू लोकतांत्रिक विचारों के क्या थे, समर्थक में थे, जबकि फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। जब फ्रांस में 1848 की क्रांति के पश्चात बाबू लुई फिलिप क्या हुआ, फ्रांस की राजगद्दी से हट गया, और जब हट गया बाबू तो जो उसके हटने के उसके पतन के पास बाबू हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन और क्या हो गया, विशेष प्रभाव पड़ा, और कोसुत ने ऑस्ट्रियाई वर्चस्व का विरोध करना शुरू कर दिया और व्यवस्था में बदलाव की मांग की। यानी कि हंगरी पर उस समय बाबू किसका अधिकार था, तो ऑस्ट्रिया का था। किसका अधिकार था बाबू, ऑस्ट्रिया का था, ऑस्ट्रिया का था। अब ये क्या करता है बाबू, कोसुत जो था ऑस्ट्रियाई वर्चस्व का क्या करना लगता है बाबू, विरोध करने लगता है, और विरोध करता है तो कहता है कि हमें सिस्टम के बाबू क्या करना चाहिए, व्यवस्था में बदलाव चाहिए। क्या करना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। इसका प्रभाव हंगरी और ऑस्ट्रिया दोनों पर पड़ता है। जब कोसुत बाबू आंदोलन करता है और मांग करता है तो ये दोनों का बाबू प्रभाव जो है बाबू ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों पर पड़ता है, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रवाद के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गया। जिसके कारण यहाँ पे बाबू हंगरी में राष्ट्रवाद के पक्ष में क्या हुआ, आंदोलन शुरू हो जाता है। और आंदोलन शुरू होने के पश्चात 31 मार्च 1848 को, कब, 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया सरकार ने हंगरी की कई मांगों को क्या करता है बाबू, स्वीकार कर लेता है। दिन होता है सर 31 मार्च, और 31 मार्च 1848 को जो ऑस्ट्रिया सरकार होता है, जब हंगरी जो मांग किया था उसके कई मांगों पर क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। और स्वीकार करने के पश्चात क्या होता है, स्वीकार करने का जिसके अनुसार एक स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार कर ली गई, जिसके कारण बाबू हंगरी में एक स्वतंत्र मंत्री परिषद की क्या कर ली गई, मांग स्वीकार कर ली जाती है। और इसमें कहा जाता है कि इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही शामिल थे। जब मांग पूरी कर दी गई मंत्री परिषद की, तो इस मांग में पहला मांगा गया कि हम कोई भी मंत्री परिषद बनाएंगे तो सबसे पहला मकसद होगा कि यहाँ में बाबू हमारा हंगरी के सदस्य रही। तो पहला इसमें मांग किया गया कि इसमें हम केवल हंगरी के सदस्य ही शामिल थे। तो बैठक हुई और जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद बन गया, और इस मंत्री परिषद में केवल क्या कहे, हंगरी के ही सदस्य शामिल थे। उसके बाद प्रेस को स्वतंत्रता दी गई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। यहाँ की वो जो पत्रकार थे, मीडिया थे, उन सभी को आजादी दी गई, और राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि देश की सुरक्षा करने के लिए वहां पे आर्मी यानी कि सेना की स्थापना की गई। कहाँ पे, हंगरी में। कहाँ चला, हंगरी में। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तथा राजधानी बुडापेस्ट में प्रतिवर्ष प्रतिनिधि सभा डाइट की बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी। सामंती व्यवस्था कहने का मतलब है बाबू कि जमींदारी व्यवस्था जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया जाता है। और राजधानी जो था बाबू हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में प्रतिवर्ष माने प्रत्येक साल जो प्रतिनिधि सभा जो था बाबू संसद डायट की क्या कहेंगे, बैठक आयोजित करने पर सहमति बनती है। और इस प्रकार इन आंदोलनों ने हंगरी को राष्ट्रीय पहचान क्या की बाबू, प्रदान किया। इन सभी आंदोलनों ने क्या करता बाबू, पूरे विश्व भर में हंगरी को क्या किया, एक राष्ट्र के रूप में पहचान देता है। अगला है सर पोलैंड। अगला क्या है बाबू, पोलैंड एक यूरोपीय देश है। पोलैंड जो है बाबू एक यूरोपीय देश है जो रूस और ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था। पोलैंड भी क्या है, वो रूसीय यूरोपीय देश है जिसमें बाबू रूस और ऑस्ट्रिया क्या था, शासन कर रहा था। यहाँ 1830 में क्रांति हुई थी। कहा, पोलैंड में 1830 में क्रांति होती, लेकिन जो था वो विद्रोह को कुचल दिया जाता है, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रिया और जो रूस था बहुत बड़ा शक्तिशाली देश था। 1830 में पोलैंड में आंदोलन होता है, लेकिन आंदोलन को क्या किया जाता है, कुचल दिया जाता है। जब आंदोलन कुचल जाता है तो अंततः प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1918 ईस्वी में पोलैंड क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है चला 1914 में और चलता है 1918 तक। तो बाबू पोलैंड जो होता है बाबू 1830 में क्या कर रहा था, क्रांति लड़ा था, छेड़ा था, और देखिए 88 साल बाद आजाद होता है। कब, 88 साल बाद। 88 साल बाद क्या होता है, 88 वर्ष बाद क्या होता है,
आजाद होता है। कौन? पोलैंड। अंततः प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? 1918 ईस्वी में पोलैंड को क्या किया गया? स्वतंत्र हो जाता है। अगला कह रहा है बोहेमिया। अगला क्या कह रहा है बाबू? बोहेमिया। बोहेमिया भी जो है बाबू एक यूरोपीय देश है। बोहेमिया भी ये क्या है? यूरोपीय देश है जिसे चेक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। बोहेमिया एक क्या बाबू? यूरोप का देश है जिसे आज हम चेक गणराज्य के नाम से जाना जाता है और इसकी राजधानी पैराग्वे है। क्या है बाबू? इसकी राजधानी पैराग्वे है। इस देश में चेक मूल के लोग बहुल संख्यक थे। यानी कि जो चेक मूल कहने का मतलब है कि उस देश के जो लोग थे बहुल संख्यक में, बहुल संख्या माने बहुत ज्यादा में थे। और यहाँ ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। क्या था बाबू? और यहाँ पे किसका नियंत्रण था बाबू? ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। क्या था बाबू? ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। ये भी क्या हो गया? आजाद हो गया। और चैप्टर यहाँ से होता है, चैप्टर इज एंड। थैंक्स फॉर वाचिंग और आप विजन स्मार्ट क्लास को कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए बाबू? सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए भाई? सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बाबू इतना हम मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? आपके लिए बाबू हम इतना मेहनत करते हैं। चलिए दोस्त, यहाँ से हमारा जो पहला अध्याय बाबू यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय समाप्त होता है। और हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो मित्रगण है, शाखा है बाबू, वो क्या करें? इस पढ़ाई का लुत्फ उठाएं। इस पढ़ाई का निःशुल्क पढ़ाई का क्या करें बाबू? लुत्फ उठाएं और अपना पढ़ाई मजबूत बढ़ाएं। अगर आप भी चाहते हैं बाबू बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में एगो सफल विद्यार्थी बनना, 450 प्लस आपका भी सपना है, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल विजन स्मार्ट क्लासेस से जुड़िए और अपना पढ़ाई निःशुल्क निस्वार्थ भावना से एकदम कीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में। ऑब्जेक्टिव सेशन होने वाला है। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छाप दीजिए। क्या आप क्वेश्चन आंसर भी चाहते हैं? अगर आप क्वेश्चन आंसर बाबू पढ़ना चाहते हैं इसका यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का, तो आपके लिए मैं क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दीजिएगा। मैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।